तो आज हम इस वीडियो में मेरे संग की औरतें का जो सारांश हम पिछले वीडियो में देखे थे उसका जो अपूर्ण भाग था उसको आज हम पूर्ण करने जा रहे हैं, है ना। कोशिश अपनी ये रही इसको पूर्ण करेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर होने के कारण इसको बहुत तेजी से मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि समझाने से वीडियो बड़ा हो रहा है। ठीक है छात्रों, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इसको मैं समझाने नहीं जाऊँगा। लेखिका की तीसरी बहन गौरी उर्फ चित्रा लेखन नहीं करती। चौथी बहन रेणु भी नहीं लिखती। पांचवी बहन अचला अंग्रेजी में लिखती है तथा छोटा भाई राजू हिंदी का लेखक है। अब ये इसको मिलकर अपने परिवार के बारे में लिखा बताया जा रहा है कि ये बहनें क्या क्या करती। चित्रा नहीं लिखती, चौथी बहन रेणु भी नहीं लिखती, पांचवी बहन अचला जो है अंग्रेजी में लिखती है और उसका छोटा भाई जो राजू हिंदी का लेखक है। इन चारों को उनका सारा खानदान पढ़ता है। लेखिका को ये बात अच्छी नहीं लगती कि उनके ससुराल वाले उनका लिखा नहीं पढ़ते। लेखिका को ये बात अच्छी लगती कि उनके ससुराल वाले हमारा पढ़ा लिखा हुआ नहीं पढ़ते। परंतु बाद में इसके लाभ भी पता चले। लेखिका की दो बहनें जो लेखिका नहीं बनी उनसे भी अधिक स्वायत्त और दबंग, और इसका जो इससे जो मतलब इसके जो परिणाम थे वो बाद में पता चले कि उनके जो बहनें जो नहीं लिखती थी वो ज़्यादा दबंग थी, ज़्यादा स्वायत्त थी, है ना। गर्मियों में स्कूल से वापसी के समय उसके पिता गाड़ी भेज दिया करते थे। अचला तो उसमें बैठ जाती थी किंतु रेणु पैदल आती थी। वो कहती थी कि थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामर्थ्य का प्रतीक है। अब ये दो बहनों की अपनी अपनी विचारधारा यहाँ पे बताई गई है कि रेणु जो है पैदल आती थी। उनका कहना है कि थोड़ा सा यदि हम गाड़ी में बैठकर जाते हैं तो ये सामंतशाही जो व्यवस्था है, सामंतवादी जो व्यवस्था है उसका एक प्रतीक है ना। इसी प्रकार बीए की परीक्षा देने के समय भी वो अड़ गई। बोली परीक्षा देने का फायदा बताओ। जब बीए की परीक्षा उनको देनी थी तो अड़ गई कि पहले बताओ परीक्षा देने का फायदा क्या है ना, परीक्षा देने से लाभ क्या है। सभी ने अपनी अपनी तरह से समझाया। पिता ने कहा इससे नौकरी कर सकोगे, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे आदि आदि, किंतु वह न मानी। अंत में पिता ने आदेश दिया मैं कह रहा हूँ तुम करो, है ना। अब यहाँ पर उनकी बहनों के बारे में उनकी जो विचारधारा थी, उनका जो जीवन जीने की शर्तें थी उसका थोड़ा सा यहाँ पर वर्णन लेखिका कर रही है कि एक बहन जो है वो परीक्षा देने से तैयार नहीं है। बीए की परीक्षा में आके कहती है परीक्षा नहीं दूंगी क्योंकि उससे पहले बताओ इसका क्या फायदा है। लोगों ने उसको समझाया कि इससे नौकरी मिल जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी, लोग इज्जत से देखेंगे, है ना। और आखिर फिर भी वो नहीं माने। अंत में उनके पिता ने आदेश दिया कि मैं कह रहा हूँ इसलिए परीक्षा तुमको देनी है। तब उसने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए जैसे जैसे बीए की परीक्षा पास करे और इस प्रकार से उन्होंने पिता की इच्छा रखने के लिए बीए की परीक्षा को पास किया। वह सच बोलने में माँ से ज्यादा दो कदम आगे। अब वो लेखिका अपने बहन के बारे में बता रही कि वो सच बोलने में माँ से 2 कदम आगे, इसलिए उसका सच सुनकर लोग हंस पड़ते। जब कोई कभी उसे मित्र भेंट करता तो कहती है नहीं चाहिए मैं तो नहाती हूँ। मतलब सच बोलने में वो उनसे माँ से 1 कदम आगे। अपन उनकी माँ का के बारे में पिछले वीडियो में देखा था। माँ भी सच बोलती थी, ये उससे 2 कदम आगे। वो कहीं उनको इत्र भेंट कर देता तो सीधे मुँह पे बोल देती कि नहीं मैं तो रोज नहाती हूँ, मुझे इत्र की कोई जरूरत नहीं। लेखिका की तीसरे नंबर की बहन चित्रा की दबंग है। वो मन में आई बात करके ही मानती है। कॉलेज में पढ़ते समय खुद पढ़ने से अधिक ध्यान औरों को पढ़ाने में लगा है। अब चित्रा के बारे में लेखिका कह रही ये भी बहुत दबंग है ना। और वो मन में आई बात करके ही मानती, जो मन में आ गई वो बात करके ही मानती है। और कॉलेज में खुद पढ़ने के अलावा दूसरों को पढ़ाने में ज़्यादा उसका इंटरेस्ट है, इसलिए उसके मन अपने शागिर्दों से कम आते हैं। और इसका परिणाम ये होता था उसके जो शागिर्द थे मतलब उसके जो शिष्य थे उनके अधिक नंबर आते थे और उसके कम नंबर आते थे। शादी के वक्त उसने एक लड़के के बारे में ऐलान कर दिया कि वो शादी तो उसी से करेंगे। अब शादी जब होने का समय हुआ, शादी के लायक जब हुई तो उन्होंने एक ऐलान कर दिया कि मैं तो शादी इसी लड़के से करूँगी, है ना। उन्होंने अपना खुद का चयन कर दिया। खुद लड़के को भी इस बात का पता नहीं था। समय आने पर उसने लड़के को बता दिया और वह भी कह दिया कि वह तो जो सोच लेती है उसे करके ही कर देगी। और ये भी लड़के को इस बारे में पता ही नहीं कि कोई मुझसे शादी करना चाहता है ना। और लड़के से फिर जाके उसने बोला और ये भी बोला कि मैं जो सोच लेती हूँ वो करके ही रहती हूँ। परिणाम स्वरूप लड़के ने हथियार डाल दिए, शादी हो गई। सबसे छोटी बहन ने ठीक से पढ़ाई लिखाई की, पिता की इच्छानुसार शादी की। वह लीग पर भी चलती प्रतीत हुई, परंतु 30 वर्ष की उम्र में उसने भी लीग से विद्रोह किया और लेखिका बनी। अब छोटी बहन के बारे में वो लीग पर चलती रही, उसने पिता की इच्छा अनुसार अपनी शादी की, है ना। लीग पर चलती हुई ऐसा प्रतीत हुआ, लेकिन 30 वर्ष की उम्र जैसी हुई वो भी लीग से हटकर उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह। सभी बहनों ने लीग से हटने का गुण रहा, परंतु हर गृहस्थी और विवाह के परंपरागत तरीके को किसी ने नहीं छोड़ा।
विवाह का जो परंपरागत तरीका था जो ना, उसको किसी ने नहीं छोड़ा, उस नियम को किसी ने त्यागा नहीं। लेखिका शादी के बाद बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर पहुंची। वहां नर नारी का अंतर इतना भावी था कि पिक्चर में भी नर नारी अलग अलग बैठे थे। उसी डालमिया नगर में लेखिका ने कोशिश करके कुछ शादीशुदा औरतों को इस बात के लिए तैयार किया कि वे अपने पुरुषों के साथ मिलकर नाटकों में अभिनय करें, है ना। बिहार में जब वो गई शादी के बाद, तो वहाँ पर मतलब पुरुष और महिला बहुत दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन उस समय के अनुसार। लेकिन लेखिका जब पहुंची तो उन्होंने एक नाटक ही वहाँ पर बना दिया जिसमें पुरुष और महिला साथ मिलकर अभिनय कर रहे हैं। उन्होंने 4 साल तक कई नाटक किया और अकाल राहत कोष के लिए धन एकत्र किया। लेखिका कर्नाटक में एक छोटे से कस्बे बागलकोट में पहुंची। वहाँ कोई ढंग का विद्यालय नहीं था जहाँ वह अपने 2 बच्चों को पढ़ा सके। अब जब वो कहाँ पहुंची, बागलकोट, कर्नाटक के बागलकोट नामक स्थान पर पहुंची। वहाँ पे कोई ढंग का स्कूल नहीं था। तो स्कूल नहीं होने के कारण क्या हुआ कि वो चाहते थे अपने बच्चों को ढंग की पढ़ाई दिलवा सके, लेकिन स्कूल वहाँ पर अच्छा नहीं था। उसने पास के कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि वहाँ से सीमेंट कारखाने की मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोले। उन्होंने बिशप से मुलाकात की, वहाँ जो मिशनरी स्कूल चल रहे थे, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई सीमेंट कारखाने की मदद से यहाँ पर एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल खुलवा दिया जाए। बिशप ने कहा वहाँ क्रिश्चियन जनसंख्या कम है। लेखिका ने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा योग्य होने की दलील दी। लेकिन अब बिशप ने कहा कि भाई यहाँ पर तो क्रिश्चियन बच्चे कम है ना, इसलिए हम यहाँ पे स्कूल नहीं खोल सकते। तो लेखिका ने ये कहा, ये दलील दी, ये बात है कि भाई जो क्रिश्चियन नहीं है बच्चे, उनको भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है ना। बिशप ने कहा आप यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्ष तक चलता रहेगा। यह सुनकर लेखिका को गुस्सा आ गया। बिशप ने भी कहा स्कूल खोलना आपकी समस्या मेरी। अब बिशप ने उनसे कहा कि भाई यकीन दिलाइए कि 100 वर्ष तक स्कूल चलता रहे। तो इस बात से लेखिका को गुस्सा आ गया, है ना। और बिशप ने भी कह दिया कि स्कूल खोलना आपकी समस्या मेरी समस्या नहीं। लेखिका ने संकल्प किया कि वे अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ की भाषा सिखाने वाला स्कूल खोल कर रहेगी और कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलाएगी। अब लेखिका ने प्रण कर लिया। कुछ लोगों की सहायता से वह काम पूरा किया। इस प्रकार लेखिका ने अपनी जीत को हर जगह पूरा किया, विशेषकर लेखन के मंच पर। और लेखन के मंच पर भी उन्होंने अपनी जीत को हमेशा पूरा किया। इस प्रकार लेखिका ने अपनी जीत को हर जगह पूरा किया, विशेषकर लेखन के मंच पर। लेखिका की जीत रेणु की जीत से सामने कुछ भी नहीं है। सन 1950 की बात है। एक दिन दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हुई। पूरा नगर पानी में लबालब भर गया। कोई वाहन बाहर न निकला, यातायात ठप पड़ गया। स्वाभाविक था कि स्कूल भी बंद हो गए थे, किंतु रेणु ने स्कूल जाने की जिद ठानी। उसे समझा गया कि स्कूल बंद होगा, परंतु वह ये कहती आपको कैसे पता। आखिरकार वह बस्ता उठाकर स्कूल गई। स्कूल का चौकीदार उसे देखकर दंग रह गया। घर आने पर सबने कहा हमने पहले ही कहा था। इस पर रेणु बोली स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। लेखिका को लगता है कि उस दिन रेणु के अकेले स्कूल जाने में कितना रोमांच हुआ होगा। सचमुच अकेलेपन का मजा ही कुछ और। ये घटना यहाँ पर रेणु के बारे में बताई जाए, रेणु की बहन के बारे में। एक बार बहुत बारिश हुई, लोगों ने मना किया, घर वालों ने मना किया स्कूल बंद होगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं स्कूल तो मैं जाऊँगी। 9 इंच बारिश हो गई थी, है ना, सब बंद था। लेकिन वो खुद बस्ता उठाई गई और जब वहाँ पर देखा कि चौकीदार सिर्फ गेट पे खड़ा है, स्कूल बंद है, तो वो फिर उसको लोग बोलते भी, लेकिन वो कहती कि नहीं मैं खुद देख के आई, है ना, इसमें मेरा एक रोमांच था, एक मेरा अपना अनुभव था। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पार्ट जो है बेटा ये आपका समाप्त हो रहा है। पिछले आपने जो इसके लगभग 3 वीडियो हो गए हैं। 3 वीडियो में आपने मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग के साथ जो उनका जो लेखन है, उनकी जो रचना को आपने पढ़ा समझा, है ना। लास्ट इस वीडियो में मैंने बहुत तेजी से आपको इसलिए पढ़ा क्योंकि मैं चाहता था कि इस वीडियो में किसी भी तरीके से कंप्लीट हो जाए। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है इसको अपन थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, है ना। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पर कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आप आगे के जो भी वीडियो आपको मिलेंगे, जो भी आपके ऑनलाइन क्लासेस होगी, उसमें भी मैं कुछ क्वेश्चन आंसर को आपको समझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन अपन देखने जा रहे हैं यहाँ पर। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित? इसका आंसर है लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से निम्न कारणों से प्रभावित। पहला कारण है लेखिका की नानी अपनी बेटी का रोहन एक क्रांतिकारी से करने की इच्छुक थी, इसलिए नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। उस भेंट में उन्होंने ये इच्छा प्रकट की कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती है। इस घटना से उनका देश के प्रति अटूट प्रेम पता चला। ठीक है,
दूसरी बात अपन ऐसे देखते हैं कि जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष से मिलने की हिम्मत है ना, इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चला, है ना। दूसरी बात अपन देख रहे हैं, जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष से मिलने की हिम्मत की, इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चला। तीसरी बात, लेखिका की नारी भले अनपढ़ पुरायण और हमेशा पर्दे में रहने वाली महिला रही हो, परंतु अपनी निजी जिंदगी में आजाद विचारों वाली महिला थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, लेखिका ने नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी की? लेखिका ने नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? इसका उत्तर है, लेखिका की नानी की वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से आजादी के आंदोलन में किसी प्रकार की भागीदारी नहीं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से तो किसी प्रकार की भागीदारी नहीं थी, कुछ जाके है ना मोर्चे पे खड़ी नहीं हुई, पर उन्होंने स्वतंत्रता की भावना को मन ही मन पनपने दिया, पर उनके मन में स्वतंत्रता की भावना हमेशा जिंदा रही। उन्होंने कभी अंग्रेजियत को स्वीकार नहीं किया, जबकि उनके पति अंग्रेजों के भक्त थे, फिर भी नानी ने कभी अंग्रेजों की जीवन शैली को अपनाया। तो अपन ये सब बातें पहले ही पढ़ी थी, पहले मैंने आपको समझाया कि उनके जो पति थे है ना, वो अंग्रेजों के भक्त थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजियत को कभी अपनाया नहीं, अंग्रेजी शैली को उन्होंने कभी अपनाया। नानी ने अपनी बेटी की शादी क्रांतिकारी से करने की इच्छा व्यक्त की, जिससे उनके देश प्रेम की भावना का ही पता चलता। और फिर अपन ने देखा कि उन्होंने पैरेलल को बुलवा भेजा है ना, और वो चाहते थे कि मेरी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से हो, और जिससे उनके देश के प्रति जो भावना है, प्रेम की भावना, उसका पता चलता है। उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने अपने बच्चों को इस विवाह की घटना से अंग्रेज भक्ति से मुक्त करा लिया और देश की क्रांतिकारी को बड़ी प्रेरणा प्रदान, ये बड़ी बात है ना। इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से लेखिका की नानी की स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी रही। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की मां की विशेषता है। तो लेखिका की मां की पहली विशेषता, लेखिका की मां दुबली पतली सुंदर स्त्री थी, इस कारण लेखिका ने उन्हें परिजात बताया, है ना। उसको क्या कहा? परिजात, मतलब परियों के जैसे, परी जैसे। वे हमेशा खद्दर की साड़ी पहनती थी, वे आजीवन गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करते थे, हमेशा खादी की साड़ियों पहनती थी और आजीवन उन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों का पालन किया। लेखिका की मां गोपनीय बातों को प्रकट न करना, सत्यवादी, ईमानदार, आजादी के प्रति जुनूनवादी महिला थी। अब लेखिका की मां की जो अपने स्वभाव अपने जब पढ़ा था उसमें पढ़ा था, वो सत्यवादी थी, ईमानदार थी, है ना, आजादी के प्रति जुनूनवादी थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी कि गोपनीय बात किसी के सामने प्रकट नहीं करती थी। किसी की जो गोपनीय बात उसको आके लोग बताते थे, वो किसी के सामने प्रकट नहीं करते थे। लेखिका की मां आम भारतीय महिला की तरफ बच्चे संभालना, घर गृहस्थी और खाना पकाने तक अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहती, है ना। लेखिका की जो मां थी, सिर्फ बच्चे संभालना, घर गृहस्थी, यहाँ तक अपने आप को सीमित करके रखना नहीं चाहती थी, उससे ऊपर उठ के जीवन जीना चाहती थी। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि ठोस कामों में न केवल उनकी राय ली जाती थी, बल्कि उनका 100% पालन भी किया जाता था। जब भी घर में किसी प्रकार का निर्णय, विशेष निर्णय लेने की बात होती थी, तो उनकी राय ली जाती थी और 100% उनको उस बात को माना भी जाता था। दूसरी बात है, लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए सबके दिलों पर राज करते थे। इस कथन आलोक में लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित थी। लेखिका की दादी के घर का माहौल उस समय अनुसार काफी अलग था। दादी के घर में सब लोगों को अपनी मर्जी अनुसार चलने की आजादी थी। घर में पुत्र पुत्री में भेदभाव नहीं किया जाता था। स्वयं लेखिका की दादी ने अपनी बहू की पहली संतान बेटी ही मांगी थी। घर का माहौल भी काफी धार्मिक, स्त्री को उचित सम्मान देने वाला और साहित्यिक था। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि इस मेरे संग की औरतें जो अपने चैप्टर को पढ़ा, इस रचना को पढ़ा, इसमें अलग अलग महिलाओं के बारे में दिखाया गया है और अलग अलग महिलाओं के जीवन के बारे में दिखाया गया और किस प्रकार से वो अपने स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन का निर्वहन करती, इसके बारे में बताया गया। तो छात्रों, अब इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको सेंड कर दूंगा और जो भी इससे रिलेटेड कुछ बात होगी आपके ऑनलाइन क्लास में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।